92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Maruti Suzuki Alto 800. Enjoy your freedom. Let's go. दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। शाम के 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। पोस्ट ऑफिस के बाकी सहकर्मियों की तरह मैं भी पार्किंग से अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा हूं। हेलमेट पहनने के पहले प्रिया को कॉल किया। मेरे हेलो कहने के पहले ही प्रिया बोली, अब फुर्सत मिली है? तुम्हारी राह तकते तकते मैं टहलते हुए 1 किलोमीटर आ चुकी हूँ। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कभी यूं ही जिंदगी भर तुम्हारी राह ही ना तकती रह जाऊं। प्रिया के चुप होने के आसार नजर नहीं आते देख मैंने पूछा, अभी कहाँ पे हो? स्कूल से 1 किलोमीटर आगे वाले चौराहे पे, प्रिया ने जवाब दिया। वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। ऐसा कह के मैंने फोन को जेब में रख के हेलमेट पहन लिया। प्रिया सरकारी स्कूल में नियोजन पे नियुक्त शिक्षिका है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं। अपने इस प्यार का इजहार अपने अपने घर वालों के सामने कैसे करें भी या ना करें, मेरे और प्रिया के बीच इन दिनों अक्सर यही चर्चा होती है। लेकिन आज रास्ते भर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रिया मेरे देर होने पे नाराज थी और मैं उसके नाराज होने से नाराज था। प्रिया को उसके घर के 1 सिग्नल पहले ड्रॉप करके मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम के 7:30 बज रहे थे। शाम के इस वक्त को जानने के लिए घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोहल्ले से गुजरते हुए घरों के बारामदे या छतों से तेज आवाज से रेडियो पे आ रहे प्रादेशिक समाचार से समय का अंदाजा हो जाता है। घर पहुंच के गेट का हैंडल खटखटाया। कॉल बेल लगी हुई है लेकिन फिर भी मेरी आदत हैंडल खटखटाने की ही है। हैंडल खटखटाना मेरे आने की एक अनकही पहचान हो गई है। वैसे ही कॉल बेल आगंतुकों और अपरिचितों की पहचान बन गया है। जान पहचान वाले भी मेरी तरह ही हैंडल ही खटखटाते हैं। घर पहुंचते ही गौर किया कि आज पिताजी 7:30 बजे रेडियो पे आने वाले प्रादेशिक समाचार को नहीं सुन रहे हैं। पिताजी 12 महीने हर मौसम में नियम से रेडियो पे 7:30 बजे का समाचार और 7:45 बजे का BBC न्यूज़ बुलेटिन जरूर सुनते हैं। माँ रसोई में खाना बना रही है। मैं बिना हाथ मुंह धोए, बिना कपड़े बदले, हेलमेट लिए ही रसोई में चला गया हूँ। पिताजी सामने ही हॉल में कुर्सी पे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऑफिस से आके यूं बिना हाथ मुंह धोए रसोई में जाने पे पिताजी खींचते हुए टोकते थे, बिना पवित्र हुए रसोई में? अरे हर बात का वैज्ञानिक कारण नहीं होता मनीष, कुछ बातों के सांस्कारिक कारण भी होते हैं। कभी भी घर लौटो, माँ के रटे रटाए सवाल होते थे, कहाँ देर हुई इतनी? लेकिन आज माँ भी चुप थी। पूरे माहौल में एक अजीब मौन छाया हुआ था। पिताजी की बातों से मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी मर्जी की ही करता हूँ। मैं जवाब नहीं देता हूँ। मेरे अनुसार अच्छे लड़के होने का यही मतलब है। बाकी पिताजी लोग का काम ही होता है बच्चों को बोलना। लेकिन आज पिताजी का चुप होना मुझको कुछ अलग सा लग रहा है। पिताजी की ओर इशारा करते हुए मैंने माँ से धीरे से पूछा, क्या हुआ? खुद पूछ ले, एक दिन डांट नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं लग रहा क्या? रोटी बेलते हुए माँ बोली। बताओ ना माँ, क्या हुआ है? मैंने दोबारा पूछा। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी बुआ का सुबह फोन आया था। तुम्हारी दादी बहुत बीमार है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मनीष पोस्ट ऑफिस में काम करता है, प्रिया से प्यार करता है जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। आज ऑफिस से लौटने पे मनीष अपने पिताजी को गुमसुम और परेशान पाता है। माँ से पूछने पे पता चलता है कि मनीष की बुआ का फोन आया था, जिससे पता चला है कि मनीष की दादी बहुत बीमार है। अब आगे। सुबह सुबह मैं पोस्ट ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जिस पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ वो शहर का मुख्य पोस्ट ऑफिस है। शहर बहुत बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है। दर्जे के अनुसार भारत के C कैटेगरी में शुमार होता है। बारामदे की सीढ़ियों पे लकड़ी का तख्ता रख के मोटरसाइकिल नीचे उतारी। कमरे के अंदर से बैग लेके निकलने लगा तो पिताजी अपने कमरे से बाहर आते हुए बोले, मनीष शाम को ज़रा जल्दी लौटना।
रात की तरह आज सुबह भी पिताजी गुमसुम हैं। आज भी उनकी दिनचर्या उनकी नियमावली के अनुसार नहीं हुई है। उनकी टेबल पे 2 घंटे पहले रखा गया अखबार अभी भी अपनी तहों के साथ ताज़ा था। अब तक उन्होंने माँ से चाय के दूसरे कप के लिए भी नहीं कहा है। दादी की बीमारी की खबर से इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, मेरी समझ से परे है। दादी हैं तो वृद्ध होंगी, ऐसे में बीमार होना तो बहुत सामान्य बात है। पिताजी को जी हाँ आ जाऊँगा जल्दी कह के मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। जल्दी लौटने की वजह न मैंने पूछी न पिताजी ने बताई। पिताजी की हर बात की एक ठोस वजह होती है। वो बात की शुरुआत भी हमेशा उस वजह की चर्चा से ही करते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ था। मोटरसाइकिल पे बैठ के हेलमेट पहनने ही वाला था कि मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। प्रिया का नंबर था। फ़ोन को बिना कट किए साइलेंट करके मैंने पॉकेट में रख लिया। प्रिया के मोहल्ले से लगभग 50 मीटर पहले जगदम्बा मंदिर के पास मैं प्रिया का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये लगभग मेरा रोज़ का रूटीन है। मैं हमेशा अपने घर से लगभग 30-35 मिनट पहले निकलता हूँ। यहाँ जगदम्बा मंदिर से प्रिया को पिक करता हूँ, शहर के पास के गांव के स्कूल में उसको ड्रॉप करता हूँ, फिर अपने पोस्ट ऑफिस जाता हूँ। नारंगी रंग का सूट पहने प्रिया दूर से ही आती दिख गई। प्रिया के कपड़ों का रंग दिन के हिसाब से होता है, जैसे सोमवार को सफ़ेद और आज गुरुवार को पीला या नारंगी। प्रिया पास आ गई थी। जब आने में इतनी देर होती तो फिर मिस कॉल इतनी जल्दी क्यों दे देती हो? पता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे मोहल्ले का वो वार्ड पार्षद वाला लड़का 3 बार इस मंदिर का चक्कर लगा चुका है। मैंने एक सांस में प्रिया से कहा। सॉरी जी, वो दुपट्टा ढूंढने में ज़रा देरी हो गई। प्रिया के मासूम मनोहारी जवाब से सारी नाराज़गी छूमंतर हो गई। पिताजी से बात किए? मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी प्रिया अपना हाथ मेरे कंधे पे रख कानों के ज़रा करीब होते हुए बोली, कर लूँगा। दादी के बीमार होने की वजह से कल ज़रा माहौल ठीक नहीं था। वैसे भी बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है? मान गए तो बाजे बारात के साथ शादी होगी, नहीं माने तो भाग के कर लेंगे। आखिर शादी तो करनी है ना। कुछ दिन नाराज़ रहेंगे फिर मान जाएंगे। मैंने बेफिक्री से कहा। शाम को ज़रा जल्दी आना, बाज़ार से कुछ ख़रीदारी करनी है। प्रिया मोटरसाइकिल से उतरती हुई बोली। उसका स्कूल आ गया था। कानों में हेडफोन लगा के मैं पोस्ट ऑफिस की ओर चल पड़ा। दिमाग ये सोच रहा था कि ऑफिस से कितना जल्दी निकलना चाहिए कि प्रिया की खरीदारी भी हो जाए और घर भी जल्दी पहुंच जाऊं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक सुबह मनीष की बुआ के फ़ोन आ जाने से उसकी दादी की बीमारी की खबर जान मनीष के पिताजी परेशान हैं। आज वो मनीष को घर जल्दी लौटने को बोलते हैं। मनीष दादी की बीमारी की खबर से ज़रा भी परेशान नहीं होता है, इसलिए उसको अपने पिताजी की परेशानी भी निरर्थक लगती है। अपनी प्रेमिका प्रिया के पूछने पर मनीष माँ बाप के राज़ी न होने पे भाग के शादी कर लेने को कहता है। रोज़ की तरह मनीष प्रिया को उसके स्कूल छोड़ता है, जहाँ प्रिया भी मनीष को जल्दी लौटने को कहती है। अब आगे थोड़ा काम, थोड़ी तफरी, ऐसा करते करते लंच का टाइम हो गया। लंच करने के बाद अपनी सीट पे बैठा ही था कि ऑफिस का ही एक कर्मचारी जो मुझसे 7-8 साल बड़े होंगे मुझसे पूछे, रमाकांत के लड़के हो ना? सवाल सीधा था। कई बार सीधे सवाल ही जल्दी समझ नहीं आते हैं। बचपन से अंतर्मन इतना अभ्यस्त हो चुका है इस सवाल का कि समझ आने से पहले ही सर हाँ में हिल चुका था। सिंचिनपुर वाले रमाकांत के ना? सवाल करने वाले ने सवाल को ज़रा और दुरुस्त किया। मैंने एक बार फिर सर हाँ में हिला दिया। अरे अपनी दादी को जाके क्यों नहीं दिखाते? बेचारी कितनी बीमार है। तुम नहीं तो कम से कम रमाकांत चाचा को कहो कि वो मिलाए अपनी अम्मा से। रुखसती में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आप कौन? मैंने पूछा। कभी गांव में रहे होते तब तो पहचानते। मैं दिनेश हूँ। गांव में तुम्हारे घर से पूरब मेरा घर है, तालाब किनारे। गांव के भाईचारे के मुताबिक तुम मेरे भाई लगोगे और रमाकांत चाचा। दिनेश दादी के बारे में बता के चला गया। पहली बार मुझे दादी की तबीयत की गंभीरता का ज़रा सा अंदाज़ा हुआ। शहर से मेरा गांव 90 या 100 किलोमीटर दूर होगा। बहुत से लोग रोज़ गांव से शहर, शहर से गांव करते हैं रोज़ी रोटी के लिए। पिताजी ने शहर में ही ज़मीन खरीद के मकान बना लिया है।
मैं सिंचनपुर कभी नहीं रहा। जन्म, नर्सरी, प्राइमरी, कॉलेज सब शहर के मकान से ही हुआ, इसलिए गांव के लोगों से पहचान नहीं हो पाई। दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, दिनेश के ये बताने के बाद मन भावनाओं के मकर जाल में उलझ गया है। समझ नहीं आ रहा है कि भाव के किस धागे को पकड़ूं। निस्संदेह अच्छा नहीं लगा है, लेकिन मुझे उदासी या तकलीफ भी महसूस नहीं हुई है। दूर दूर तक दादी से जुड़ा मेरा कोई अनुभव याद नहीं आ रहा जो मन को भिगो सके। फाइनल एग्जाम की वजह से 2 साल पहले दादाजी के देहांत पे भी घर नहीं जा पाया था। घर जाने, दादा दादी से मिलने के बदले मेरी जिंदगी में हमेशा दूसरे काम ज्यादा जरूरी रहे। दादी से मिलने की बचपन की चंद धुंधली यादें हैं, इसलिए जुड़े हुए एहसास भी उन हवाओं की तरह हैं जो बस छू के निकल गए हैं। मेरे लिए दादी का मतलब सिंचनपुर में रहने वाली पिताजी की बूढ़ी माँ है। हे प्रभु, दादी को जल्दी चंगा कर दे, कम से कम 6-7 महीने की उम्र दराज कर दे, वरना साल भर के लिए प्रिया से मेरी शादी अटक जाएगी। मन से निकली ये दुआ भले ही देखने में दादी के लिए थी, लेकिन सच में ये दुआ खुद के लिए थी। आई एम फ्री नाउ, तुम भी जल्दी निकलो, प्रिया का मैसेज था। मैंने घड़ी देखी, शाम के 4 बज रहे थे। पोस्ट ऑफिस बंद होने में 1 घंटा बाकी था। बगल वाले साया जी को ऊंच नीच संभालने को बोल के मैं धीरे से निकल गया। प्रिया ने 2 सूट लिए, उनसे मैचिंग करते नकली गहने लिए, जबरदस्ती मुझे एक कमीज भी दिलाई। हम शॉपिंग खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट में प्रिया की पसंद का मसाला डोसा खा रहे हैं। प्रिया के साथ घूमते हुए मैं पिताजी के घर जल्दी लौटने की हिदायत को भूल चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना मनीष मन ही मन अपनी प्रेमिका प्रिया से माँ बाप के राजी ना होने पे भाग के शादी कर लेने के पक्ष में है। ऑफिस में काम करते वक्त मनीष के गांव सिंचनपुर का कोई उसकी दादी के बीमार होने की बात बताता है। हालांकि मनीष को पहले से बात पता होती है, लेकिन उसकी गंभीरता का एहसास पहली बार होता है। फिर भी दादी की बीमारी की खबर मनीष के लिए कोई दुख या परेशानी की बात नहीं है। पिताजी के जल्दी लौटने की हिदायत के बावजूद वो निश्चिंतता में प्रिया के साथ खरीदारी करता है। अब आगे। डेरा पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। हम सभी शहर में बने अपने इस मकान को डेरा बोलते हैं और सिंचनपुर को घर। शायद सही भी है। मैं सिंचनपुर में कभी 2 दिन भी नहीं रहा हूँगा, लेकिन फिर भी किसी के पूछने पे जब तक घर का पता सिंचनपुर ना बताऊं, पहचान पूरी नहीं होती है। बिजली नहीं थी। दरवाजे के पास से माँ को पुकारा। वो टॉर्च लेके बाहर आई। हॉल और पिताजी के कमरे के दरवाजे के बीच लालटेन रखी हुई है, जिससे दोनों तरफ रोशनी हो रही है। आज पिताजी ने ना तो मुझको लेट आने का कारण पूछा, ना ही नाराज हुए। जरा जल्दी आते बेटा, कोई नहीं, अभी आराम कर लो, कल सुबह सिंचनपुर चलना है। मुझे कमरे में मौजूद जान के पिताजी ने इतना ही कहा। पिताजी से मेरे रिश्ते बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन सुबह से उनका बर्ताव मेरे लिए असामान्य था। पिताजी इतने मुलायम, इतने करुण कभी नहीं दिखे थे मुझे। ऑफिस में वो दिनेश मिला था मुझे, दादी की तबीयत खराब बताते हुए लगभग मुझे डांट रहा था। माँ को भी ले चलते हैं, वो भी मिल लेगी दादी से। मैं वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोता हुआ बोला। मेरे इस प्रस्ताव पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किचन में खाना रखा है, लेके खा ले, माँ बोली। ताजी रोटी के साथ सुबह के बने बैगन के पकौड़े गरम किए हुए थे। अगली सुबह मैं और पिताजी सिंचनपुर जा रहे हैं। अमूमन मेरे साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे हुए पिताजी मुझे आहिस्ता ड्राइव करने की हिदायत देते रहते हैं। आज पिताजी रास्ते भर चुप हैं। शायद मैं आज ड्राइविंग भी पिताजी के अनुरूप कर रहा हूँ। हम गांव में आ गए हैं। नहर के बाद बरगद के पेड़ से बाएं मुड़ते वक्त पिताजी ने दाएं मुड़ने का इशारा किया। मुझे पहचान देने वाले घर का मोड़ मुझे नहीं मालूम। इसी से जाहिर है कि गांव कितना याद होगा और मेरे जहन में गांव वालों की पहचान कितनी ताज़ी होगी। घर के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करते वक्त सभी हमको घूर रहे हैं। दरवाजे पे लुधियाने वाले चाचा, दिल्ली वाले फूफा खड़े हैं।
मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन के दिल्ली वाली बुआ भी दरवाजे तक आ गई हैं। मुझे देख के सभी को पहचानने में भले वक्त लगा हो, लेकिन पिताजी को मोटरसाइकिल से उतरता देख सब स्पष्ट था। मैंने आगे बढ़ के सबके पांव छुए। बिना कुछ कहे आशीर्वाद में किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा तो किसी ने कंधे पे। पिताजी ने बुआ के पैर छू के प्रणाम किया और फूफा ने हाथ जोड़ के। बाकियों ने उसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। आश्चर्य है, दादी की ख़राब तबीयत की सूचना दिल्ली और लुधियाना वाले सभी लोगों को पहले थी। इतने नज़दीक होने पे भी हमको कल पता चला था। मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। प्रिया का मैसेज था। कहाँ हो, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। बिजी, खुद चली जाओ, मैंने रिप्लाई किया। खुले आंगन के किनारे ओसारे पे रखी खटिया पे दादी लेटी हैं। मैं खटिया के पास खड़ा हूँ। बुआ दादी को मेरा परिचय बता रही हैं। अम्मा, ये मनीष, रमाकांत भैया का लड़का। कितना बड़ा हो गया ना अम्मा। आंखें कमज़ोर हो गई थी दादी की, लेकिन दृष्टि नहीं। बमुश्किल हिलते हाथों से उन्होंने बैठने का इशारा किया। खटिए के पाए के सहारे मैं कुछ खड़ा सा कुछ बैठा सा हो गया। दादी प्रणाम, बोलते हुए मैंने दादी के पांव छुए। हाथ पैर में खुद से हिलने की ताकत नहीं थी। आशीर्वाद में दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों को बहने के लिए ताकत की नहीं, भावनाओं की ज़रूरत होती है। मेरे पीछे खड़े मेरे पिताजी की आंखें भी डबडबा आई थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मनीष माँ बाप के राजी ना होने पे भाग के शादी कर लेने के पक्ष में है। उसकी दादी के बीमार होने की बात पता चलने पे वो अपने पिताजी के साथ पहली बार अपने गांव सिंचिनपुर जाता है और पहली बार अपनी दादी से मिलता है। मनीष की बुआ दादी को मनीष का परिचय देती हैं। मनीष पहली बार दादी को प्रणाम करता है और आशीर्वाद में दादी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अब आगे। प्रिया का कॉल आ रहा था। मैंने कट कर दिया। मैसेज आया, लेने आ रहे हो कि अब भी बिजी हो। मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, प्रिया मैं अपने घर आया हूँ, दादी के पास, लौट के मिलता हूँ। जवाब में प्रिया का एक और मैसेज आया, क्वेश्चन मार्क के साथ आश्चर्य वाला स्माइली। मेरे लिए भी सब अचरज भरा ही है। अपने घर के बरामदे में मैं एक मेहमान की तरह बैठा हूँ। पूरी दुनिया में जिस गांव को अपना पता बताता आया हूँ, उसी गांव के लोग मेरे ही घर आके मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं। होश संभालने के बाद पहली बार गांव आया हूँ। खुद से ही पूछ रहा हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया गांव, या यूं कहें कि माँ पिताजी को क्यों नहीं लाया। पिताजी का ख्याल आया तो मेरी नज़रों ने उनको ढूंढा। वो बारामदे के कोने में चौकी पे बैठे थे। गांव के चाचा भाई लगने वाले लोग उनके पास थे। ताज्जुब था, अपने कोई चाचा पिताजी से बात नहीं कर रहे थे। मनीष कुछ खाना खा लो, तब से खाए नहीं हो कुछ, दिल्ली वाली बुआ पूछ रही थी। खाना खाओ और निकलो यहां से। लुधियाने वाले चाचा की आवाज से सब उनकी तरफ देखने लगे। अम्मा बीमार हैं इसलिए इतनी देर बर्दाश्त कर लिया है, चाचा ने आगे कहा। मैं कुछ समझता कि पिताजी चाचा से बोले, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, अपने बेटे समान लड़के से यूं बातें करना तुमको शोभा नहीं देता है। पिताजी और चाचा में कुछ और कहा सुनी हुई, हालांकि वो ज्यादा तल्ख बहसबाजी में बदलती इससे पहले बुआ ने संभाल लिया। कुछ दबे हुए गुबार का अनुमान माहौल से तो हो ही रहा था, अब स्पष्ट भी हो गया था। कुरेदने पे बुआ ने पहली बार बातों की सारी गठरी खोलते हुए हर चीज बताई। मेरे माँ पिताजी ने प्रेम विवाह किया था घर से भाग के। आज के ज़माने में भी जब प्रेम का नाम सुन के लोगों के मुंह बिदक जाते हैं, तो 26-27 साल पहले एक गांव के लड़के लड़की के प्रेम की खबर ने लोगों के दिल पे क्या कोहराम मचाया होगा, सोचा जा सकता है। दादाजी प्रेम और प्रेम विवाह दोनों के खिलाफ थे। धीरे धीरे गांव की इज्जत के नाम पे सारा गांव भी खिलाफ हो गया था। बाहर वालों को मौका और हिम्मत हमेशा अपने ही देते हैं। ऐसे मामले अक्सर पुरुष की पगड़ी के हो जाते हैं। स्त्रियों के आंचल की कद्र और परवाह किसी को नहीं रहती। दादी भी पति और बेटे के बीच बट गई थी।
बंटने के बाद कोई किसी तरफ पूरा हो पाया है भला? दादा ने पिताजी को वही सदाबहार बात कह दी थी, आज से तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं है। कमाल की बात यह थी कि दादा ने जीते जी और मरते दम तक इस वचन को निभाह डाला था। दादाजी की इस बात के बाद पिताजी मुझको और मेरी माँ को कभी घर नहीं लाए। दादी शुरू में बुआ के यहाँ हम सभी को बुलवा के मिल लेती थी। बाद में दादा को पता चला तो वो भी बंद हो गया। 2 साल पहले दादाजी तो दुनिया से अपनी नाराजगी के साथ रुखसत हो लिए, लेकिन उनके कहे वचन को चाचा लोग आज भी गांठ बांध के रखे हैं। वजह साफ है, दादा की कही बातों को जिंदा रख के पिताजी को जायदाद में उनके हिस्से से दूर रखना। सूरज डूब चुका था, अंधेरा पसरना शुरू हो गया था। पिताजी ने कहा, डेरा में तुम्हारी माँ अकेली होंगी, निकलते हैं, जाओ एक बार दादी से और मिल लो। दादी खटिया पे आंखें बंद करके सोई थी। झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पे बच्चों सी मुस्कान थी। मैंने उनके पांव छुए। दादी से अब तक कोई लगाव नहीं था मेरा, लेकिन आज 2 बार के स्पर्श से मुझ में जरा सी दादी आ गई थी। जरा सा दादी से प्यार हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी दादी। इस कहानी में अब तक आपने सुना गांव के घर पे मनीष और उसके पिताजी के साथ मनीष के चाचा लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं है। मनीष के चाचा मनीष को तुरंत वापस जाने को बोलते हैं। माँ बाप के राजी न होने पे भाग के शादी कर लेने को सही समझने वाले मनीष को बुआ से पता चलता है कि उसके माँ पिताजी ने 27 साल पहले भाग के शादी की थी, जिसकी वजह से मनीष के दादाजी ने मनीष के पिताजी को घर से निकाल दिया था। दादी मनीष के दादा और उसके पिता के बीच बंट के रह गई थी। तब से बनी तलखी आज तक घर वालों के मन में है। अब आगे। घर से वापस आए हुए 2-3 दिन हो गए थे। इन 2-3 दिनों में मेरा अक्खड़पन कहीं गुम सा हो गया है। कोई धुंधली सी वजह है जो समझ में नहीं आ रही है। एक बार माँ को दादी से मिलाने की इच्छा है, लेकिन पिताजी के प्रति चाचा लोगों का बर्ताव देख के मन सशंकित है। माँ को बोलूंगा चलने को तो दुनिया जहान की बातें सोच के आनाकानी करेगी। कुछ बोलूंगा ही नहीं, कल सीधा मोटरसाइकिल पे बिठाऊंगा और बिना कहे घर ले जाऊंगा। अगले दिन की योजना बनाते बनाते पता नहीं कब आंख लग गई। अगर बनाई गई योजना के अनुसार जिंदगी चलती तो सभी की जिंदगी एक कैलेंडर होती। रात भर मेरे सपने में दादी दिखती रहीं। उनके चेहरे की खूबसूरत झुर्रियां, उनके छोटे छोटे कोमल पैर, वही नींद में मासूम मुस्कान। सपने में दृश्य बदला। अब दादी मुझे झूला झुला रही हैं। माँ मुझे हिला हिला के जगा रही थी। सामने माँ का आंसुओं से भीगा चेहरा था। मेरे कंधे पे अपना एक हाथ रखते हुए माँ बोली, बेटा दादी नहीं रही। एक पल में 2 दिन पहले दादी का देखा चेहरा याद आ गया। मुझे आशीर्वाद में निकले उनके आंसू याद आ गए। अभी आंसू मेरी आंखों में थे। भाग के पिताजी के कमरे की ओर गया। वो बिस्तर पे असहाय की तरह अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी को इतना भाव विह्वल पहले कभी नहीं देखा था। दादाजी के देहांत के वक्त भी नहीं। शायद तब दादाजी के साथ उनकी तलखी ने उनको संभाल लिया होगा, लेकिन आज दादी के साथ भाव निश्चल थे। मैं अपने शहर की चौक पे आया हूँ, भाड़े की जीप या कार के लिए, जिससे मैं, माँ और पिताजी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। 20-25 मिनट ढूंढने पे बमुश्किल एक ऑटो मिला। बरसात हर जगह एक समान होती है, गीले और सूखे में भेद कर अलग अलग नहीं बरसती। परेशानी और विपत्ति भी बरसात की तरह होती है। पहले से उनमें घिरे होने से नई परेशानी आपको बख्श नहीं देती है। मैं रास्ते भर पिताजी को संभालते, दिलासा देते हुए जा रहा हूँ। पिताजी चुप हैं। घर पहुंचा तो देखा घर पे सन्नाटा है। पड़ोसियों से पता चला कि दादी की अंतिम यात्रा जा चुकी है। दादी के अंतिम दर्शन के लिए उसी ऑटो से हम लोग जीवन के मोक्ष स्थल की ओर चल पड़े। मोक्ष स्थल के पास पहुंचे ही थे कि प्रकृति में दादी को विलीन करती अग्नि की लपटें दिखीं। दादी प्रकृति में विलीन हो चुकी थीं।
पिताजी के सब्र का बांध टूट गया। मेरे कंधे पे सर रख के फूट फूट के रोते हुए चाचा का नाम लेके बोले, क्या गलती की थी मैंने कि माँ के अंतिम दर्शन और अंतिम चरण स्पर्श का मौका भी छीन लिया मुझसे। प्यार ही तो किया था। एक तरफ से माँ को संभाला था, एक तरफ से पिताजी को। एक पल को मुझे लगा कि जैसे मैं अपने भविष्य में खड़ा हूँ। मेरे दोनों कंधे पे माँ पिताजी नहीं, बल्कि मैं और प्रिया हमारे बच्चे के कंधे पे सर रखे हैं। अपनी मर्जी से शादी के बाद क्या मुझे भी यूं बाकी रिश्तों से जिंदगी भर के लिए वनवास मिलेगा? क्या मेरे बच्चे भी मेरी तरह अपनी दादी से, दादी के प्यार से महरूम रह जाएंगे? इस सोच ने रूह तक हिला दिया था मुझे। 6 महीने बाद आज जगदम्बा मंदिर से प्रिया को पिकअप करने के बाद रुख उसके स्कूल की तरफ नहीं, अपने घर की तरफ किया है। प्रिया को माँ पिताजी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। भाग की शादी करने का प्लान कैंसिल कर दिया है। प्यार करना गलत नहीं है, एक प्यार के लिए दूसरे प्यार को खोना गलत है। माँ पिताजी को हक है रूठने का, और हम बच्चों की जिम्मेदारी है उन्हें मनाने की। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।